रिकॉर्ड लोड ही नहीं किया है 2 दिन से यार, आज करना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया था, हमने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी, बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है। मेरे को पंखे दिख रहे हैं कुछ लोगों के घर के, ठीक है, पंखे की ब्रांडिंग करना बंद करेंगे। सर ये देखो, ये मेरा पंखा, ये ओरिएंट पीएसपीओ पंखा, सर ये बिना आवाज वाला पंखा है, ये इमोशन वाला पंखा है। तो पंखे की ऐड करना बंद करेंगे कुछ लोग, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है, मेरे में पंखा है, शोर करता है तो क्या हुआ, पंखा तो है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। अच्छा, रेफरेंस लाइन कौन सेलेक्ट करेगा सर? तो मैं और आप रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करेंगे, कोई और तीसरा बंदा नहीं होगा रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करने वाला। रेफरेंस लाइन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन, इसका क्या मतलब है? मान लिया जाए ये रेफरेंस लाइन था। रेफरेंस लाइन मतलब ऐसा लाइन जहां का हम पोटेंशियल क्या कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। रेफरेंस लाइन का मतलब ऐसा लाइन जिस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। अब इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से अगर एक पॉइंट मास को, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था पॉइंट मास का क्या मतलब होता है। अगर एक m मास का पॉइंट मास है और इस m मास के पॉइंट मास को अगर रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर रखा गया है, रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर अगर रखा गया है, तो इस पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है m इंटू जी इंटू एच। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, और मैंने क्या बताया था कि सर अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाए आपको मिल जाए अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इस तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे कलेक्शन का पॉइंट्स। तो अगर एक रॉड है हमारे पास ऑफ मास m, ये रॉड है, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ है l, अगर इसका आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे इसका सेंटर कहाँ है। अब जहां पर भी इसका सेंटर आपको मिल रहा है, जहां पर भी आपको सेंटर मिल गया, आप वहां से क्या करोगे, रेफरेंस लाइन से उस सेंटर का हाइट देख लेना। रेफरेंस लाइन से सेंटर का हाइट जो भी होगा, जैसे इस वाले केस में जो हाइट है वो L/2 है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हो जाएगा mg इंटू L/2। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी कोई डाउट यहां तक? नहीं। अच्छा, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सर वो तो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चलो समझ में आ गया सर, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये बात समझ में आ गया, ठीक है सर। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है या ग्राउंड मान लो ऐसा। सर वो हाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, हाइट पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस लाइन पे नहीं डिपेंड करेगा। चेंज, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is independent of reference line। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं कि ये कैसे इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस लाइन से। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है। कितने हाइट की बिल्डिंग है? मान लेते हैं कैपिटल H हाइट की बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से स्मॉल h हाइट ऊपर,
इस बिल्डिंग से स्मॉल h हाइट ऊपर एक पार्टिकल जो है वो ऐसे रखा हुआ, ठीक है। अब ये ग्राउंड हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। अब अगर मान लो कोई रेफरेंस लाइन ग्राउंड को मान ले, अगर कोई रेफरेंस लाइन ग्राउंड को मान ले तो वो क्या बोलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल का होगा वो क्या बोलेगा, m इंटू जी, और इसका हाइट कितना है, h प्लस h, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा। अच्छा, अगर किसी ने रेफरेंस लाइन पॉइंट ए को मान लिया, अगर तो रेफरेंस लाइन अगर पॉइंट ए को मान लेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलेगा, mg इंटू स्मॉल h, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर किसी ने रेफरेंस लाइन पॉइंट बी को मान लिया, अगर किसी ने रेफरेंस लाइन पॉइंट को मान लिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलेगा, 0 बोलेगा। अब सर इधर कहीं पे भी मान सकते हैं क्या, मान लो ये h2 हाइट ऊपर एक पॉइंट है C, और अगर किसी ने रेफरेंस लाइन पॉइंट C को मान लिया, अगर किसी ने रेफरेंस लाइन पॉइंट C को मान लिया, वो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेगा। तो अब रेफरेंस लाइन से नीचे है, अगर रेफरेंस लाइन से नीचे, देखो रेफरेंस लाइन से ऊपर रहने पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, रेफरेंस लाइन से नीचे अगर रहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल का बनेगा वो हो जाएगा माइनस में m इंटू H2। आ रहा है क्या ये बात समझ में? सर अगर ऐसा रहा तो फिर कि A में रहेगा, तो फिर अगर A के रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो फिर वो भी तो mgh नीचे ही है, तो उसको भी माइनस में लेंगे। A के रेफरेंस पॉइंट से अगर देखेंगे तो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ना, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो आप ये देखो कि आपके रेफरेंस लाइन से पार्टिकल कितना ऊपर है या कितना नीचे है। अगर ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ले लो, अगर नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ले लो। और सर उसी पॉइंट पे रहा तो, इसी पॉइंट पे रहा तो 0। देखो रेफरेंस लाइन अगर बी रहता तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया ना। ये देखो तुम रेफरेंस लाइन कहीं पे ही मान सकते, कहीं पर भी मतलब क्या है, कहीं पर भी का मतलब ये है कि तुम अगर चाहते हो कि सर मेरे को अभी पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा है, सर मैं पाकिस्तान में मानना चाहता हूँ। कोई बोलेगा सर मेरे को क्या करता है, वो अभी एक गाना चल रहा है ना, कौन मके माथे, क्या एक गाना है ना, अजीब सा लिरिक्स है, वो श्रीलंका में एक सॉन्ग चल रहा है, वायरल हो रहा है। हाँ सर पता नहीं। हाँ, मैं सुनाऊं सर, पता हाँ, नहीं वो क्या श्रीलंका वो फीमेल सिंगर है। हाँ वो फीमेल सिंगर है, वो उसका एक सॉन्ग है, कुछ मन ऐसा होता रहता था। हाँ ऐसे ही है, थोड़ा अजीब सा लिरिक्स है, मतलब वो डेफिनेटली हम लोग को नहीं समझ में आएगा, वो या तो तमिल है या वो एक और जो चलता था वहां पे श्रीलंका में, सिन्हाली वो जो है वो चलता है, वो है। तो हम लोग को नहीं समझा है, लेकिन वो म्यूजिक वाइज वो बहुत, एक तो सॉफ्ट म्यूजिक है, बहुत ही आराम से उसने गाया है, तो इसलिए वो वायरल हो रहा है बहुत। तो किसने बताया था? हाँ मान लो किसी को हाँ बोलो सर ये रेफरेंस लाइन साइड में वर्टिकली ले सकते हैं क्या? ऐसे वर्टिकल इधर? यस सर। नहीं, वो नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अपने को जी के अगेंस्ट जाना है, क्योंकि मैं जी के अगेंस्ट वर्क डन करना चाहता हूँ ना। आप बोलोगे सर मैं इधर लेके चला जाऊं तो जी के अगेंस्ट तो आपने वर्क डन किया नहीं, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क डन करना है, तो आपको इस वर्टिकल लाइन पर ही कहीं पर लेना पड़ेगा। आया क्या बात समझ में? यस सर। पोटेंशियल हम लोग एक एंगल में बॉडी को लिफ्ट करें तो तब भी मान लो अगर आपने ऐसे एंगल पर अगर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना स्टार्ट किया ना, तो देखो यहां से यहां ले जाने का वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेट इधर है, और अगर आप डिस्प्लेस इधर, जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर मैं पार्टिकल को ऐसे लेके जाना चाहता हूँ, ऐसे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर पार्टिकल को ऐसे लेके जाना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल एक्स में भी डिस्प्लेस कर रहा है, पार्टिकल वाई में भी डिस्प्लेस कर रहा है। अब अगर वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट x का है अगर, तो x वाले डिस्प्लेसमेंट में तो ये वर्क डन 0 होगा, जो भी वर्क डन होगा वो y वाले के अगेंस्ट होगा क्या? नहीं आया समझ? आया क्या बात समझ में? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमें उसको वेट के अगेंस्ट लेके जाना है। तो जो अब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं तो उसके अगेंस्ट लेके जाएंगे। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये तो समझ में आ गया सर कि रेफरेंस लाइन अगर कोई चेंज करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है
कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो रेफरेंस लाइन के इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है सर? मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट ए या पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। मान लो ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है और मैं रेफरेंस किसको मान रहा हूं? ग्राउंड को मान रहा हूं, फॉर ग्राउंड एज अ रेफरेंस। ठीक है, फाइंड यूबी माइनस यूवी फॉर ग्राउंड एज अ रेफरेंस। मैं ग्राउंड को रेफरेंस मान के पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस था एम जी कैपिटल एच प्लस एच माइनस पॉइंट सी का, अगर आप पोटेंशियल, ये पॉइंट सी लिखा ना मैंने, हाँ, पॉइंट सी का अगर पोटेंशियल, ये पॉइंट बी नहीं लिखते, पॉइंट ए लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। पॉइंट ए का पोटेंशियल अगर मेरे को मान लो यूबी माइनस यूए कैलकुलेट करना है फॉर ग्राउंड एज अ रेफरेंस। पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है? पॉइंट ए का पोटेंशियल है एम इंटू जी इंटू कैपिटल एच। अब जब आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो ये यूबी माइनस यूए जो है, यूबी माइनस यूए जो है वो एम इंटू जी इंटू स्मॉल एच आ गया क्या? हाँ या ना? यस सर। यस सर। मान लो कोई बोलता है कि नहीं सर आप यूबी माइनस यूए कैलकुलेट करो, यूबी माइनस यूए कैलकुलेट करो यूजिंग पॉइंट बी एज रेफरेंस। किसी ने मेरे को ये बोला कि पॉइंट बी को रेफरेंस मान के सर आप क्या करो, यूबी माइनस यूए कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखते हैं। तो पॉइंट बी अगर रेफरेंस है तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा? अगर पॉइंट बी रेफरेंस है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। 0। तो ये नहीं आया क्या समझ में? सिर्फ किसी एक ने रिस्पॉन्ड किया। मैं बोल रहा हूं कि अगर पॉइंट बी मेरा ये रेफरेंस लाइन है, अगर ये रेफरेंस लाइन है, अगर ये रेफरेंस और पॉइंट बी का मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो पॉइंट बी कहां पर है? एग्जैक्टली रेफरेंस लाइन पर। अगर वो एग्जैक्टली रेफरेंस लाइन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख देंगे क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो रेफरेंस लाइन से एच हाइट नीचे जाएंगे, अगर स्मॉल एच हाइट अगर नीचे जाएंगे तब तो ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे। तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में इंटू जी इंटू एच होगा क्या? यस सर। यस सर। तो मैं, अगर आप देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी 0 आया, फॉर्मूले का और फिर माइनस में एम इंटू जी इंटू स्मॉल एच। जब आप ये डिफरेंस कैलकुलेट करोगे यूबी माइनस यूए, ये वापस से एमजीएच आ रहा है। मान लो मेरे को अभी भी समझ नहीं हुआ सर, मेरे वो ट्रस्ट इशू है सर, मेरे को एक भी एग्जांपल में समझ में नहीं आता सर, मेरे को लोगों पे विश्वास नहीं है। घर वालों ने बोला है कि किसी की बातों पे इतना जल्दी नहीं आना है, तो ठीक है। आपके लिए एक और एग्जांपल, यूजिंग पॉइंट सी एज रेफरेंस। मान लो पॉइंट सी को रेफरेंस लेके हम क्या करते हैं, पॉइंट बी का रेफरेंस लेते हैं। तो पॉइंट सी एज रेफरेंस है, आपको पॉइंट बी का रेफरेंस लेना है। पॉइंट बी को h2 हाइट नीचे आना है, अगर h2 हाइट नीचे आती है तो पोटेंशियल क्या है? माइनस में m into g h लिख देते हैं, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर a पॉइंट के लिए देखो, a पॉइंट के लिए कितना नीचे आना है? h2 और h, mg h तो h plus h। हाँ ऐसा लिख देंगे ना, माइनस में mg h2 plus h, सही है ना? यस सर। लिख सकते हैं ना, ऐसा किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो ये माइनस mg h2 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इधर आ रहा है mg h2 plus h। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वापस से m into g into h आ रहा है। तो आप देखो कि किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए सर, किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। तो आंसर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है रेफरेंस लाइन के, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डिपेंड करता है रेफरेंस लाइन के। ये बात सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो आई होप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको समझ में आया है। आई होप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको समझ में आया है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल कराया था, मान लो किसी ने बोला कि एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी होगा आपको। रॉड है, रेक्टेंगल है, जो भी है, इसका लेंथ इन्होंने बता दिया, इसका लेंथ है l और इसका हाइट इन्होंने बता दिया h। अब ये बोला गया है कि ये m मास का है, ये पहले ऐसे
स्लीपिंग में रखा हुआ था, ऐसे सोता हुआ रखा हुआ था, अब इसको क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है ऐसे। सेम रॉड को अपने को क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। अब खुद से तो होगा नहीं, अगर ऐसे जमीन पे कोई स्टिक लेटी रहती है तो खुद से तो वो खड़ी होती नहीं है। अगर किसी घर में खुद से हो रही है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तांत्रिक वांत्रिक बुलाएंगे, पूजा वूजा करवाएंगे, ठीक है, शांति पाठ करवाएंगे, हो सके तो महामृत्युंजय जाप कराएंगे कि तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट ना हो, ठीक है। अगर किसी घर में वो अपने आप खड़े हो रही है, तब नहीं हो रहा है तब तो फिजिक्स है, सर मैग्नेटिक फोर्स से हो सकता है ना? मैग्नेटिक फोर्स से हो सकता है, लेकिन फिर इसके लिए इसको भी मैग्नेट होना चाहिए। यस सर। तो उसके अंदर जो मैग्नेट होगा, इसके अंदर मैग्नेट, अब ऐसा कोई स्टिक थोड़ी बनाता है कि स्टिक के अंदर मैग्नेट डाल दिया है, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा है कि स्टिक है अंदर मैग्नेट डाल दिया। अरे वो होते हैं, देखो वो मैजिशियन लोग तो ऐसा ही कुछ करते हैं ना। जैसे मेरे को याद है वो जब मैं छोटा था ना, मतलब मैं थोड़ा गांव से आता था, मतलब मेरा जो घर है वो थोड़ा गांव साइड है, तो वहां पर क्या होता है ना, होता है ना कि एक गांव वाले गैदरिंग होती है, तो उसमें क्या होता था, एक फेयर टाइप का लगता था, और उसमें क्या होता था, वो मैजिशियन आते थे, और वो क्या करते थे, जादू दिखाते थे। अब कैसे जादू दिखाते थे, वो क्या करते थे ना, एक लेडी को ऐसे टेबल पे बैठा देते, चेयर पे बैठा देते थे लेडी को, और वो बोलते थे कि ये जो लेडी है उसके बॉडी से करंट निकलता है, ऐसा बोलते थे। अब ऐसे गाने आ चुके हैं, ठीक है, बिजली बिजली वाले ऐसे गाने आ चुके हैं, लेकिन वो सही में वो ऐसा डराते थे लोगों की इसकी बॉडी से करंट निकलता है, और अगर किसी को विश्वास नहीं होता वो जाके उसको टच करता था तो हाँ उसको फील होता था करंट। अब एक्चुअल में ये बाद में पता चला, जब मैं क्लास 12th में आया तब मेरे को पता चला अच्छा ये कोई जादू नहीं है, तो साइंस है। तो जब क्लास 12th में तुम लोग आओगे तो मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि ये जो जादू किया गया था वो कैसे किया गया था। तो एक्चुअल में कोई जादू वादू होता नहीं है, वो हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो वो डायनामो जो है, जो बहुत फेमस है, उसके भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो लोगों को लगता है, जैसे वो एक हवा में उड़ने वाला उसका था, जिसमें वो हवा में उड़ता है, पानी में चलता हुआ दिखाया है। तो तारों का जितना भी पानी में चलता हुआ जो वीडियो था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। वो जितने भी वीडियोस है ना, वो सबका एक्चुअल सर वो पोस्टर को जो दूर से जला देता है सर, वो क्या साइंस है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे डायनामो इंसान है यार, ये थोड़ी है, वो कुछ ना कुछ केमिकल यूज कर रहे हैं। ये जब मैं क्लास 10th में ना था, तो एक टीचर आए थे हम लोग को पढ़ाने, केमिस्ट्री के टीचर आए थे पढ़ाने। तो उन्होंने क्या किया ना, पता नहीं, वो अपना टैशन दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, उन्होंने पेपर में अपने पॉकेट से क्या क्या निकाला उसके ऊपर डाल दिया, तो पेपर में आग लग गई। अब पेपर में आग लगी तो बच्चे उसके बाद से पता नहीं उससे क्या पढ़ेंगे, बच्चों ने उनका नाम रख दिया तांत्रिक। अब जब भी वो टीचर आते थे पढ़ाने, तांत्रिक आ गया, तांत्रिक आ गया, तांत्रिक आ गया, ऐसा करते थे। बेचारे को पढ़ाने नहीं दिया, फिर वो भाग ही गया टीचर। सर पेपर के ऊपर के तो सैनिटाइजर फेंक दिए थे सर? नहीं, पेपर के ऊपर वो डाल दो ना, फास्फोरस डाल दो ना, ये सोडियम डाल दो, सोडियम फास्फोरेट डाल दो, अपने आप जल जाएगा। हाँ वो आग लग जाएगा। तो वो सब चीजें, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा अट्रैक्ट करता है, अरे यार ये कैसे हो गया, जादू हो गया ये तो। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो लगेगा कि कोई जादू था नहीं, ये तो केमिकल था, केमिकल यूज किया उसने। तो मतलब एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन इज सब चीज का एक्सप्लेनेशन। वो जो डायनामो वाला वो जो वीडियो है ना जिसमें वो पानी में चलता है, एक्चुअल में नीचे में ग्लास का एक शीट लगा हुआ है, ग्लास के ऊपर पानी डाला हुआ है, फिर वो उसके ऊपर चलता है। अब इस वाले क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछा जाए, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट करना है इन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस, ठीक है। और ये बोला गया, ये सब कुछ बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा कि ये सब क्या हुआ है, स्लोली स्लोली हुआ है। स्लोली स्लोली होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई फ्रिक्शन वो सब कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आप कैसे लिखोगे, तो आपको बस इतना याद रखना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है उसी से ये क्वेश्चन बनता है। एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है सिस्टम में चेंज लाने के लिए, वही सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी भी अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाए तो चुपचाप से क्या करेंगे, सिस्टम के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में सेंटर L/2 हाइट पर है, तो ये हो जाएगा mg इंटू L/2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी,
और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mg into h डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा? mg/2 कॉमन बाहर निकाल दो, mg/2 कॉमन बाहर आ गया तो ये हो जाएगा L माइनस h। ये वर्क डन बाय डिवाइडेड बाय 2 कैसे होगा सेकंड लास्ट? ये L/2 यहाँ पे h/2 होगा ना। अपने को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में अपने को देखना होता है कि सेंटर रेफरेंस लाइन से कितना हाइट ऊपर है। तो h/2 हाइट ऊपर है ना? हाँ या ना? इसका तो mgh आना चाहिए था ना, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन। हाँ तो ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, अभी तो बताया ना। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर अगर कोई ऑब्जेक्ट बना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में आपको क्या करना होता है? आपको देखना होता है कि रेफरेंस लाइन से उस ऑब्जेक्ट का सेंटर कितनी दूरी पर है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में आप किसको देखोगे? रेफरेंस लाइन से उसका सेंटर कितनी ऊपर है वो आप देखोगे। लेकिन अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है तो आप देखोगे रेफरेंस लाइन से वो पॉइंट कितना ऊपर रखा हुआ है। क्लियर है ना? सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया ना, दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो आप क्या बोलोगे कि रेफरेंस लाइन से पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को कितने ऊपर रख दिया हमने? रेफरेंस लाइन से पॉइंट मास को कितने ऊपर रख दिया तो जितना ऊपर अगर वो होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के अगर ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उस केस में आप क्या बोलोगे? उस केस में आप बोलोगे कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सेंटर जो है वो रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है। तो रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, तो इस वाले केस में कितना ऊपर है? अगर ये पूरा L लेंथ का था तो यहाँ से ये L/2 आना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे? mg into L/2 लिख देंगे। क्लियर है? सर ये भी हर बार कांस्टेंट आएगा कि कभी नहीं आएगा कांस्टेंट? इससे कौन कांस्टेंट आएगा? पोटेंशियल एनर्जी? ये जो आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसी भी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है रेफरेंस लाइन के। तुम रेफरेंस लाइन इसको मानो, अगर तुम मान लो इसको रेफरेंस मानते ना, ऐसे सर तुम बोलते कि सर मैं इसको रेफरेंस लाइन मानना चाहता हूँ, मान लो अगर आप इसको रेफरेंस लाइन मानते तो आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता और फाइनल कितना होता? तो यहाँ से देखो यहाँ का गैप कितना है? L/2 ये लेंथ हो गया और ये हो गया h/2, तो L/2 माइनस h/2 करोगे तो यही तो वैल्यू आ जाएगा ना वापस से। यस सर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लाइन। किसी को मानता है कि सर मैं रेफरेंस लाइन यहाँ पे मान लूं, तो तुम यहाँ पे भी रेफरेंस लाइन मानोगे तब भी आंसर वही आएगा। करके देखो, आप चेंज करके देखो। आया समझ में ये बात? यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूं ना, इसका डेरिवेशन भी है। जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन किस काम के? हमारे तो कोई काम के नहीं है सर। अगर तुम बोलोगे सर मेरे को डेरिवेशन भी जानना है तो मैं चलो तुमको डेरिवेशन भी बता सकता हूँ, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है डेरिवेशन। मान लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था, कहां पर होगा? बता दूं? ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा स्प्रिंग पर। मान लिया जाए स्प्रिंग पे या कोई रबर बैंड में भी कह सकते हैं। हाँ एक स्प्रिंग है ऐसा, और ये स्प्रिंग से हमने क्या किया है, एक m मास के ऑब्जेक्ट को अटैच करके रखा है। स्प्रिंग है और स्प्रिंग से हमने m मास के ऑब्जेक्ट को अटैच करके रखा है। स्टार्टिंग में स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है या कंप्रेशन है वो कुछ नहीं है, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। क्या स्प्रिंग के बारे में मैंने बात किया है ना? यस सर। एनएलएम में मैंने बात किया था, जब स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं लगता, मतलब स्प्रिंग ना ही इलोंगेटेड है ना ही कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। अच्छा, स्प्रिंग में एक और फैक्टर होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं के। अब ये के क्या था सर? के होता है स्टिफनेस कांस्टेंट। के क्या है? के इज स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया सर? हाँ के का वैल्यू होता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास दो स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरह से दो स्प्रिंग है। अब इसमें से एक स्प्रिंग, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है मान लो 10 और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है मान लो 100।
अब ये स्टिफनेस कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? मान लेते हैं कि इसमें मैंने अप्लाई किया फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई किया मैंने? 100 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया, और इसमें भी मैं अप्लाई कर रहा हूं 100 न्यूटन का फोर्स। दोनों में मैंने क्या किया? 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब शायद आपको याद हो कि स्प्रिंग फोर्स जो था, स्प्रिंग फोर्स जो है उसको मैं ऐसा लिखता हूं, माइनस में k इंटू एक्स। मैंने ऐसा लिखा था क्या स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू? कभी भी अगर मेरे को स्प्रिंग फोर्स लिखना है तो स्प्रिंग फोर्स था माइनस में k इंटू एक्स। अब ये माइनस क्या होता है? माइनस क्यों होता है? यहाँ पे x जो है वो होता है इलोंगेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन। कुछ भी अगर ऐसा लगे जो याद नहीं हो तो बोलना कि सर ये नहीं आता, वो नहीं आता, बताना जरूर, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फिर। x जो है वो इलोंगेशन या कंप्रेशन है फ्रॉम नेचुरल। हाँ बोलो सर। अगर हम x को कॉम्प्रेस कर देंगे तो फिर तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, और अगर इलोंगेट कर देंगे तो फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। कौन पॉजिटिव आ जाएगा? सर मींस आप बोल रहे हैं कि F फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस kx, तो फिर मान लीजिए हम इसको इलोंगेट ना करके कॉम्प्रेस कर देते हैं, x नेगेटिव में आ जाएगा, तो फिर फॉर्मूला तो पूरा का पूरा चेंज हो गया ना। देखते हैं, देखो फिर से इस डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, और अगर इसको पॉजिटिव माना है तो इसको मान लो नेगेटिव। मान लिया जाए स्प्रिंग को इलोंगेट किया गया है, मान लिया जाए स्प्रिंग को इलोंगेट किया गया है। अगर आपने स्प्रिंग को खींचकर यहां से यहां लाया, कितने से इलोंगेट कर दिया? नेचुरल लेंथ से आपने स्प्रिंग को x अमाउंट इलोंगेट किया। अब अगर आप देखोगे तो आपका जो इलोंगेशन वैल्यू है x, वो क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो यहां पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो क्या है? नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब है इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर के साइड होगा, जिसका वैल्यू आप क्या लिखोगे? F स्प्रिंग इन द इनवर्ट डायरेक्शन। अब यही तो मतलब होता है ना, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, x जो है वो पॉजिटिव है लेकिन फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव है। अब अगर फोर्स नेगेटिव नहीं होता तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, इस स्प्रिंग फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। अब रेस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या चाहता है, ये जो फोर्स डेवलप होता है वो ये चाहता है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर वापस आ जाए, तो इसलिए हम इसको रेस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। अब यहां पर अगर आपको मान लो इस स्प्रिंग फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर आपको स्प्रिंग फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड होता है k इंटू एक्स। फिर ये माइनस क्या है सर? ये माइनस है डायरेक्शन के लिए। कैसे? तो देखो इस वाले एग्जांपल में अगर आप x को इलोंगेट करो, मतलब अगर आपका x जो है, एक मिनट, अगर आपका x, हाँ बोलो 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 सर। ये लेकिन एलोंगेशन के लिए, अगर कंप्रेशन होगा तो x का डायरेक्शन नेगेटिव में होगा, तो f स्प्रिंग का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव में ना। वहां पे ही पहुंचेंगे। तो अगर मान लो अगर मैंने इसको इलोंगेट किया है तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब लोगों की भारी डिमांड, सर अगर आपने x को कंप्रेस किया होता तो क्या होता? मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं, कितने अमाउंट से कंप्रेस किया? तो फिर से कोई x अमाउंट से कंप्रेस किया। इस केस में अगर देखोगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन का है तो फोर्स उस डायरेक्शन का होगा। तो कभी भी आपको ये माइनस और प्लस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस और प्लस जो है वो सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड जो है वो k इंटू एक्स पे डिपेंड करेगा। जो डायरेक्शन है वो कहां से पता चलेगा? तो ये माइनस बताएगा। अगर आपने x को रखा है पॉजिटिव के अलोंग तो फोर्स खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने x को रखा है नेगेटिव के अलोंग तो फोर्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आप हमेशा ये सोचो कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो क्या चाहता है? रेस्टोरिंग फोर्स ये चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो, या जो स्प्रिंग है वो वापस से अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाए। आया क्या समझ में ये बात सबको? किसी को कोई डाउट? या सर डाउट ही डाउट? सर कुछ भी नहीं समझ में आया सर, दोबारा से बताओ। ये भी बोल सकते हो, कोई सर समझ आ गया। सर ये जो हम लगाते हैं स्प्रिंग फोर्स,
वो हमेशा नेचुरल लेंथ को रेफरेंस मान के लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्प्रिंग में फोर्स तभी डेवलप होगा, ये लिखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। स्प्रिंग में फोर्स तभी डेवलप होता है जब वो नेचुरल लेंथ से या तो कंप्रेस्ड है या नेचुरल लेंथ से इलोंगेटेड है। अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है तो उसमें जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो जीरो है। जैसे देखो इस वाले केस में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अभी रेस्टोरिंग फोर्स कितना है, तो इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, जीरो है। इसमें भी कोई इलोंगेशन नहीं है, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, जीरो है। अच्छा, अब बिकॉज ऑफ दिस 100 न्यूटन फोर्स, आप जैसे ही इधर 100 न्यूटन फोर्स के कारण ये क्या करेगा, इधर आगे जाना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही इधर जाना स्टार्ट करेगा तो इसमें इलोंगेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बिकॉज ऑफ दैट इलोंगेशन, अगर इलोंगेशन आया है, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो ये जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट करेगा। कब तक इलोंगेट करता है, जब तक क्या हो जाए, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर नहीं हो जाए, तब तक वो इलोंगेट करता है। उसके आगे भी जाता है, वो एसएचएम में देखेंगे। लेकिन आप ये समझो कि इसमें जो इलोंगेशन हुआ वो इस वाले फोर्स के कारण हुआ। आया क्या बात समझ में? यस सर। और फिर स्टिफनेस कांस्टेंट। हाँ देखो, अब स्टिफनेस कांस्टेंट कैसे समझेंगे। मान लो यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया 100 न्यूटन का, तो बिकॉज ऑफ दिस 100 न्यूटन ये क्या करेगा, ये इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि अगर 100 न्यूटन का जो फोर्स है, अगर इसके कारण इलोंगेशन हो रहा है, तो k इंटू एक्स को मैंने बोल दिया 100। ये जो 100 न्यूटन का फोर्स था उसके कारण इलोंगेशन हो रहा है। तो अगर आप इस वाले केस में अगर आप x1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10। लेकिन अगर आप इस वाले केस में x2 कैलकुलेट करते हो तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो एक में इलोंगेशन 10 मीटर का है, जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट कम है, उसमें फोर्स अप्लाई करने से इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है। जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा है उसमें फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, कम अमाउंट ऑफ इलोंगेशन हो रहा है। तो जितना स्टिफ स्प्रिंग होगा उसको इलोंगेट करना या कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल होगा। तो जैसे अगर आपने देखा होगा वो जो फ्लिप फ्लॉप पेन होती है, जो पेन होते हैं फ्लिप फ्लॉप वाली, वो जो फ्लिप फ्लॉप वाली पेन होती है उसमें जो स्प्रिंग होता है आप उसको आराम से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने वो कुशन वाला एग्जांपल, गद्दे वाला एग्जांपल बताया था कि अगर स्प्रिंग नहीं होता तो गद्दा एक बार दब गया होता तो वो दबा ही रह जाता, कभी वो ऊपर उठ के नहीं वापस आता। और एक और स्प्रिंग आपने कहां पर देखा होगा, बाइक्स के सस्पेंशन में लगी होती है। वो रेड येलो पीला नीला स्प्रिंग लगा देते हैं बाइक के सस्पेंशन में। अगर वो छपरी बाइक लोगे, वो केटीएम लोगे, तो उसमें देखना कि लाल लाल रंग के तुमको दिखेंगे। यस सर। नहीं लाल, ऑरेंज रंग तुमको दिखेंगे। ऑरेंज तो वो जो ऑरेंज वो जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग क्या है, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। आया क्या समझ में ये बात सबको? यस सर। अच्छा, एक चीज जो है जो मेरे को लग रहा है इस पॉइंट पर समझाना जरूरी है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, पहले ये डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको मैं बताऊंगा जो एडिशनल पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग अगर आपको कभी भी डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे कि अगर ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अगर इसी स्प्रिंग को या तो आप x अमाउंट से इलोंगेट कर लो, या इसी स्प्रिंग को x अमाउंट से कंप्रेस कर लो। अगर आपने क्या किया, अपने स्प्रिंग को, अगर एक स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट k है या स्प्रिंग कांस्टेंट k है, आप उसको x अमाउंट इलोंगेट करो। अभी खुद से इलोंगेशन होगा नहीं, खुद से कंप्रेशन होगा नहीं, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा इलोंगेट करने के लिए भी, और एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए भी। तो अगर आप स्प्रिंग को नेचुरल से x अमाउंट इलोंगेट करते हो, तब उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो होता है हाफ kx²। या अगर आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को x अमाउंट कंप्रेस कर दिया, उस केस में भी जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है वो होता है हाफ kx²। तो याद रखने वाली बात क्या है सर, याद रखने वाली बात क्या है, नोट जो है, इफ अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, if a spring is compressed,
or elongated from natural length. If a spring is compressed or elongated from natural length, the energy stored in the spring, the energy stored, अब stored energy मतलब potential energy, the energy stored in the spring, the energy stored in the spring is given by half k x square, जहां पर k क्या है, k उसका स्टिफनेस कांस्टेंट है और x क्या होगा, x होगा कंप्रेशन या इलोंगेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। आया क्या समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट? सब भाग गए या जिंदा हैं सब अभी? यस सर। है सर। है तो अब अच्छा, मैंने ये भी नहीं भेजा, सबके पास एलन का मटेरियल है ना? यस सर। यस सर। तो एलन का मटेरियल अगर है तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि 5 सितंबर को आपको एग्जाम देना है एलन का, तो एलन के मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं मीटिंग। एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मिड टर्म भी आ रहा है सर, उस टाइम का एलन एग्जाम कैसे देंगे? एक 19th को है। अच्छा, एक 19th को है, एग्जाम के बीच में ही है। अच्छा, और 19th वाले में टॉपिक क्या क्या है? सर जो सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ओके। अच्छा ठीक है, आप एचपी सर से एक बार बात करना है, एचपी सर क्या बोलते हैं? यस सर। ठीक है ना? चलो फिर मैं एंड कर रहा हूँ। सर आप बोल रहे थे नोट्स सर, नोट्स आज मैं पक्का भेज दूंगा, आज पक्का भेज दूंगा। सर आप कल का भी। सर आपने बोला था क्या वो एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, और कब करेंगे? क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्लास आज रख सकते हैं क्या? लेकिन अभी तो सब चले गए होंगे, कल के लिए बात करते हैं। यस सर। ठीक है, आज रहने दो। थैंक यू सर। अभी तो बहुत लोग, थैंक यू सर। कल रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।